औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड्स डिस्प्ले हों तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये स्लाइड्स नज़र आ रही हैं आप सबको? नो सर, अभी तक नहीं आई नजर। यस सर, विजिबल है, स्लाइड विजिबल है। ओके, पोर्टफोलियो असेसमेंट से हमने स्टार्ट करना है जी आज। पोर्टफोलियो क्या होता है पहले तो ये जानेंगे, फिर पोर्टफोलियो की टाइप्स कितनी होती हैं और पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होती है। ये हमारा पहला जो है वो टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? पोर्टफोलियो बेसिकली एरिया ऑफ वर्क को कहा जाता है। लफ्ज़ी मतलब इसका है कोई आपका जो काम करने का एक एरिया है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, वो आपका पोर्टफोलियो होता है। लेकिन जब हम स्कूल में बच्चे की बात करते हैं, इसको बच्चे के साथ जोड़ते हैं, स्टूडेंट्स के साथ, लर्नर्स के साथ जोड़ते हैं, तो लर्नर से मुराद पोर्टफोलियो बच्चे के पोर्टफोलियो से मुराद वो तमाम तर वर्क बच्चे का जो उसने क्लास में किया होता है, जो उसने स्कूल में किया होता है, जो उसने घर में किया होता है, रिलेटेड टू एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी। यानी बच्चे ने क्लास में, स्कूल में, घर में कोई प्रोजेक्ट है, कोई होमवर्क है, कोई असाइनमेंट है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी परफॉर्मेंस है, तो वो कलेक्टिवली मिलके क्या बनाते हैं बच्चे का, हम कहते हैं कि ये उसका पोर्टफोलियो है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, ठीक है, बच्चे का मजमूई तौर पर वर्क। जी सर, स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड्स किस को नहीं शो हो रही? किसी और को प्रॉब्लम है स्लाइड्स का? सर जी स्लाइड विजिबल हैं सर। अच्छा चलें, आप जिनको नहीं शो हो रही ना, ये प्लीज़ एक दफ़ा क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, शो हो जाएंगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो की। तो मैं कह रहा था कि अब बच्चे का, स्टूडेंट्स का, लर्नर्स का जो कलेक्शन ऑफ वर्क है ना, इसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं इसकी असेसमेंट की, कि पोर्टफोलियो असेसमेंट अब क्या होती है। अब देखें, हमने कल बात की है कि असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बच्चे की इंफॉर्मेशन, बच्चे की लर्निंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसको रिकॉर्ड में रखते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी जो डिसीजन मेकिंग है कि हम इसी प्रोसेस टीचिंग लर्निंग को कंटिन्यू रखें, डिसकंटिन्यू करें, मॉडिफिकेशन लेकर आएँ। तो ये असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट अब क्या होती है? अब जो बच्चे का होमवर्क है, बच्चे का क्लास वर्क है, बच्चे ने कोई स्पीच के अंदर, बच्चे ने कोई स्पोर्ट्स के अंदर, बच्चे ने कोई जो आपका क्विज़ हैं उनके अंदर, किसी कलर डे या नॉर्मल जो हमारे कंपटीशन होते हैं, आर्ट्स के कंपटीशन है, स्पीच के कंपटीशन है, डिबेट्स के कंपटीशन है, नात तिलावत के कंपटीशन है, राइटिंग पेंटिंग के कंपटीशन होते हैं, तो उनमें जो उसने पोजीशन लिया वो भी उसका पोर्टफोलियो। तो अब एक बच्चे का जो कैटलॉग है, यानी कलेक्शन ऑफ वर्क है, उसी में से हम बच्चे की असेसमेंट करेंगे, उसी में से उसको अगले ग्रेड में हम प्रमोट कर रहे होंगे, अगले ग्रेड में उसको अगला ग्रेड दे रहे होंगे बच्चे को, ठीक है, और उसी की बेस पे बच्चों की हम जो है वो रैंकिंग कर रहे होंगे। इसको हम पोर्टफोलियो असेसमेंट कहते हैं। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट को हम बोलते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अथेंटिक असेसमेंट। अब अथेंटिक असेसमेंट क्या भला होती है, इसको थोड़ा सा जान लें। दो तरह की असेसमेंट होती है, आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ट्रेडिशनल एंड अथेंटिक असेसमेंट। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि हम बच्चे को सवाल के देते हैं, वो कॉपी पेंसिल के साथ उसको हमें लिख के आंसर करता है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल है, या ज़बानी हमें वो बता देता है। अथेंटिक असेसमेंट हम कहते हैं कि जब बच्चा किसी सवाल को थ्रू परफॉर्मेंस हमें रिस्पॉन्ड करे, तो ये अथेंटिक असेसमेंट हो। इसको परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट भी कहा जाता है। अब चूँकि पोर्टफोलियो इसमें सारी की सारी परफॉर्मेंस है और उसी का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ अ अथेंटिक असेसमेंट, ठीक है।
तो ये टीचर फिर करते हैं। अब इससे जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 लेवल्स हैं, 3 जो है वो एरियाज़ हैं, डोमेन्स हैं। तो इन तीनों डोमेन, अब एक और बात याद रखिएगा कि ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन लर्निंग डोमेन्स हैं। इनको लर्निंग डोमेन्स भी कहा जाता है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के तो हैं ही हैं, बट इसके साथ साथ इनको हम क्या कहते हैं, डोमेन्स ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। ये मैं आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ाऊँगा। ठीक हो गया जी। अ पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इट शोज द स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस। इससे बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस पता चलती है। ठीक है। सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ट वर्क, इससे बच्चे का सबसे बेहतरीन वर्क भी हमें पता चलता है। आप देखें बच्चे का जो बेहतरीन वर्क है, हम एक टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे जो आपके पेपर में सवाल भी पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट का आपके पेपर में आएगा। जितने भी जिस सेशन से भी आप हैं और इस वक्त आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट की डेफिनेशन पूछी जाएगी। कोई बता सकता है व्हाट इज़ मीन बाय एप्टीट्यूड टेस्ट? मैंने पढ़ाया हुआ है 13 बैच 13 वालों को एटलीस्ट पता होगा, G11 को नहीं पता होना जी। सर फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये इस तरह होता है ना एप्टीट्यूड टेस्ट, जिस तरह हमें कोई MCAT या किसी इदारे में दाखिला लेना हो तो उसके लिए जो एंट्री टेस्ट होता है सर। कोई और जी? फ्यूचर परफॉर्मेंस को जो है मैयर किया जाता है। यस, फ्यूचर परफॉर्मेंस। 3 बातें याद रखिएगा एप्टीट्यूड टेस्ट की डेफिनेशन में। 3 डेफिनेशन दी हैं और यही पेपर में आती रहती है रिपीटेडली। अ टेस्ट conducted to predict the future performance of students, a test that measure the future ability या potential ability of students। ठीक है, ये भी एप्टीट्यूड है, फ्यूचर पोटेंशियल मेजर करना। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि पोटेंशियल एबिलिटी मेजर करना। ठीक है, और फ्यूचर प्रोग्रेस को प्रिडिक्ट करना। ये 3 मुख्तलिफ वे से, बात एक ही है। यानी एप्टीट्यूड टेस्ट ये देखता है, ये हमें बताता है कि ये बच्चा किस फील्ड के अंदर कामयाब होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स में, साइंस में, टीचिंग में, मेडिकल के फील्ड में, एग्रीकल्चर में, कहाँ पे जाएगा ये। तो अब साफ है हर एक बंदे की अपनी अपनी स्किल्स होती हैं और वो स्किल्स अल्लाह ताला ने जो उसे दी होती हैं, नॉर्मल जो आसपास उसके लोग रह रहे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनसे उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर वो सलाहियत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर कोई अच्छा राइटर है, कोई अच्छा स्पीकर होता है, कोई अच्छा डिबेट कर लेता है। ठीक, हर एक के अंदर ये सलाहियतें होती हैं। तो इन सलाहियतों को फाइंड आउट करना, ठीक है, इसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। तो सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ट वर्क, इससे बच्चे का बेस्ट वर्क पता चलता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या है? पोर्टफोलियो इज एन ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ असेसमेंट फ्रॉम student work that student do together with their teachers. The teacher guides the student in their planning, execution and evaluation of the content of the portfolio and it measures cognitive, affective and psychomotor domain. अब पर्पस क्या होता है? इससे बच्चे की प्रोग्रेस हम मॉनिटर कर सकते हैं, वही जो हमने कल पढ़ा था, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। तो अगर आप पोर्टफोलियो को यूज़ कर रहे हो कब? बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस देखने के लिए। कैसे आप देखेंगे? आपने क्लास वर्क दिया, आपने होमवर्क दिया हुआ है, आप उसको देखते हैं कि ये मैथ का कोई आपने कोई एक्सरसाइज बच्चे को कराई है। अब ये देखते हैं बच्चा कर रहा है, क्लास के अंदर नहीं कर रहा, तो इट मीन्स बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं हो रही चीज़, हजम नहीं हो रही चीज़, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। असेस स्टूडेंट अचीवमेंट, आप जो है किसी कोर्स के एंड पे जाके बच्चे के वर्क से ही असेस करके उसको अगला ग्रेड दे रहे, तो ये समेटिव असेसमेंट है। ठीक है, डिटरमिन स्टूडेंट्स ग्रेड, इसी की बेस पे स्टूडेंट को आप ग्रेड दे रहे हैं, तो ये भी समेट। यानी पोर्टफोलियो असेसमेंट फॉर लर्निंग भी हो सकती है और असेसमेंट एज लर्निंग भी हो सकती है, ये ऊपर लिखा हुआ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। अब टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, प्रोसेस या वर्किंग पोर्टफोलियो, एक टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने के साथ साथ वो क्या करता है, कोई असाइनमेंट बच्चे को दे रहा है और बच्चा उसको एज इट इज़ फौरी तौर पर कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप में से अक्सर लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट टीचर होंगे, आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान जो है छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराते हैं, या इवन क्वेश्चन दे देते हैं आप कि ये जो है सॉल्व करके दें मुझे। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन होता है वो आप क्या कर रहे होते हैं, फौरी तौर पर हम कहते हैं कि ये ऐसा पोर्टफोलियो है विच इज़ रिटन एज लर्निंग इज़ हैपनिंग। तो इसका नाम प्रोसेस या वर्किंग भी हमें बता रहा है कि उसी वक्त ही हो रहा है जब लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है। यानी ये यूँ समझ लें कि जो क्लास वर्क होता है ना, ये आपका प्रोसेस या वर्किंग पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, तो
कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डे टू डे वर्क ऑफ स्टूडेंट्स रिटन एज लर्निंग इज हैपनिंग। अब दूसरा शोकेस पोर्टफोलियो। शोकेस जो है हम अपने घरों में शोकेस जो है वो जो कबर्ड है, अलमारी है, उसको हम बोलते हैं। तो वो उसके अंदर हम क्या चीज़ें रखते हैं, हम अपने ड्राइंग रूम में कोई अच्छे सर्टिफिकेट हमें मिले होते हैं, कोई अवार्ड्स मिले होते हैं, वो हम रखते हैं। तो वो अवार्ड बेसिकली हमारी किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको डिपिक्ट कर रहे होते हैं कि ये देखिए फ़लाँ बच्चा बच्ची उसको इस बेस पे ये अवार्ड मिला था। ठीक है, तो शोकेस पोर्टफोलियो में भी ऐसे ही होता है। एक बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, यानी जो बाकी किसी के पास भी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने स्कूल को टॉप किया तो उसको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया, ठीक है, स्कूल का टॉपर होने का। अब ये उसका शोकेस पोर्टफोलियो है। एक बच्चे ने जो है वो कोई ऐसी पोइम लिखी, बायो पोइम का, बच्चा जो पोइम लिखता है उसको बायो पोइम्स हम कहते हैं। तो एक पोइम बच्चे ने लिखी, वो पोइम जो है पूरे जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक प्रोविंस के अंदर उसने टॉप किया। ठीक है, तो उसको जो है हम क्या, या उसने कोई पेंटिंग बनाई, अब ये उसका बेस्ट वर्क है जो कि जिसको हम शोकेस पोर्टफोलियो कहेंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो। डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो से मुराद ये है कि बच्चे की जो असाइनमेंट हम देते हैं, उसको क्विज़ देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं वगैरह वगैरह, तो वो जो है हम क्या करते हैं, कब दे रहे होते हैं, लर्निंग अचीवमेंट को देखने के लिए हम उसको टास्क देते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो वो टास्क जो है ना वो किसी टेस्ट की शक्ल में हो सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट की शक्ल में होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड में रख रहे हैं। हर एक बच्चे की याद रखिएगा पोर्टफोलियो में अलग अलग फ़ाइल होती है और उस फाइल में हम सारा रिकॉर्ड रख रहे होते हैं बच्चे का। तो डॉक्यूमेंट्री में हम क्या करते हैं, उसकी मिसाल के तौर पर अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसकी हम जो है वो जो टेस्ट वगैरह हैं उनका रिकॉर्ड हम इसके अंदर रख रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ स्टूडेंट वर्क प्रोवाइड एविडेंस दैट सर्टेन इंस्ट्रक्शनल गोल्स आर रियलाइज्ड। इसमें ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना कुछ गेन कर लिया या नहीं किया। इंडिकेट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड वीकनेसेस फ्राम वन लर्निंग एरिया टू अनदर लर्निंग एरिया, यानी बच्चा एक सब्जेक्ट में कितना अचीव कर रहा है, दूसरे में कितना कर रहा है, तीसरे में कितना कर रहा है। तो ये जो है इंडिकेट करता है बच्चे की, यानी ये रिफ्लेक्शन होती है उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस की। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हो सकती हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव पोर्टफोलियो है, ये हमें बताता है व्हाट अ चाइल्ड कैन डू, जिसको हमने थोड़ी देर पहले क्या नाम दिया है, जिसको एक टेस्ट का नाम दिया है अभी, फ्यूचर एबिलिटी वाला, क्या नाम लिया मैंने, एप्टीट्यूड टेस्ट। यस, एप्टीट्यूड। ये भी उसी तरह है डिस्क्रिप्टिव में। यस, एप्टीट्यूड डिस्क्रिप्टिव, जैसे डिस्क्रिप्टिव पोर्टफोलियो है, ये बता रहा है व्हाट अ चाइल्ड कैन डू, यानी फ्यूचर को बता रहा है ना, हमें प्रिडिक्ट करके बता रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो है एप्टीट्यूड भी होता है। हाइब्रिड पोर्टफोलियो से मुराद ये है कि ऊपर वालों का कम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो के 2 टाइप्स हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि इससे टीचिंग एंड लर्निंग इंप्रूव होती है, बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस हम मेजर कर सकते हैं, बच्चे का स्टूडेंट बेस्ट वर्क हमें पता चल सकता है, इससे बच्चा अपने रिफ्लेक्शन खुद कर सकता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, और इसमें बच्चे का बेस्ट वर्क हम रखते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसमें डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो डिफ़िकल्टी जो होती है टीचर के लिए, वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क है। हार्ड टू कलेक्ट द रिकॉर्ड, हार्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर द रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पे टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो ये इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। ये हमने पढ़ लिया था जी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट की। अच्छा, ये आप लोगों को अगर समझ ना आ रही हो तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। जैसे आज किसी फीमेल ने कहा था कि मुझे लेक्चर की नहीं समझ आई, अब मैं लेक्चर दे चुका हूँ, आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर चुका हूँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। और अब आपको जहाँ से समझ नहीं आ रही, जैसे पोर्टफोलियो मैंने पढ़ा दिया, जहाँ से नहीं समझ आई मुझे बताएं कि सर नहीं समझ आई है। ये G11 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग नए हैं जिन्होंने पहले, अब साफ कह रहे हैं आप लोगों का जो बैकग्राउंड एजुकेशन से नहीं है, आप लोगों के सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी हैं, तो आपने B.Ed M.Ed किया होगा ओपन यूनिवर्सिटी से या किसी यूनिवर्सिटी से, एक दिन में किताब उठाई होगी यकीनन, हमने भी ऐसे ही किया था, B.Ed M.Ed का पेपर दिए और जान छूटी। तो अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग जो है मुझे रोके हैं कि सर यहाँ से हमें दोबारा समझाएं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। लेक्चर के बाद जो है वो फिर मैं अब सारा लेक्चर तो ऑब्वियसली दोबारा आपको नहीं क्लियर कर सकता ना, नहीं समझा सकता। खैर उन्होंने बाद में मैसेज किया कि सर मैं रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ, तो मैं अब क्लियर हो रही हैं चीज़ें। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अगर कोई इशू है तो आप प्लीज़ लेक्चर के दौरान कहें। हमारा मकसद आप लोगों को सिर्फ चीज़ें पहुँचा देना नहीं है, बल्कि समझाना मकसूद है। तो अगर यही पहुँचा देनी होती तो सिर्फ
तो फिर मैं आपको वो नोट्स भेजता, आप लोग खुद पढ़ लेते, खुद आपकी फिर मैं असेसमेंट कर लेता। ये लेक्चर लेने का मकसद सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने थे। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब देखिए जब हम टेस्ट बनाते हैं ना, वो दो टाइप का हो सकता है। एट अ टाइम बाय मेथड भी हो सकता है, बाय पर्पस भी हो सकता है। कैसे, हम अभी इसको एग्जांपल के साथ लेके चलेंगे। अब आपने एक टेस्ट बनाया, आपने स्टूडेंट का टेस्ट लेना है अपनी क्लास का। आप क्या करते हैं, 20 मार्क्स का MCQ टेस्ट, जैसे मैंने कल आपको 25 का आई थिंक डिज़ाइन किया। तो ये आपका एक टेस्ट है, और ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। मैं इसी को फिल इन द ब्लैंक्स बना लेता, ये भी अगेन ऑब्जेक्टिव होता। मैं इसी को कॉलम मैचिंग बना लेता, ये भी अगेन ऑब्जेक्टिव होता। मैं इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप बना लेता, ये अगेन ऑब्जेक्टिव होता। ठीक है, मैं जो है इसको ट्रू फॉल्स की शक्ल में बना लेता स्टेटमेंट्स को, ये ऑब्जेक्टिव होता। अब ये ऑब्जेक्टिव में कैटेगरी बता रहा हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है मैं आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, SAQs बना लेता, तो वो भी ऑब्जेक्टिव होता। लेकिन अगर मैं इस क्या करता, मैं आपको कहता कि जी नोट लिखें किस चीज़ के ऊपर, असेसमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर, असेसमेंट एज लर्निंग के ऊपर, तो ये टेस्ट मेरा सब्जेक्टिव हो जाता। ठीक है, तो ये तो हो गई बाई मेथड, यानी जब हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, बाई मेथड होता है। बाई मेथड में फर्दर दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव। अच्छा, दूसरा है टेस्ट बाई पर्पस होगा, उसका स्पेसिफिक कोई ना कोई पर्पस होगा, वो किसी न किसी चीज़ की अचीवमेंट जो है उसको देख रहा होगा। बाई पर्पस में स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। वो टीचर वो टेस्ट जो एक एक्सपर्ट बनाता है, ठीक है, तो उसको हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। और वो जो हम क्लास में बैठे बैठाए फौरी तौर पर बच्चों से कहते हैं कि जी टेस्ट बना दें, टीचर खुद टेस्ट बना रहा होता है क्लास में बैठे, जिसमें आधे से ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट कितनी हैं जी, दो, बाई मेथड एंड बाई पर्पस। बाई मेथड किस फर्दर कितनी टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अब आगे ऑब्जेक्टिव की भी टाइप्स हैं दो, इसी तरह आगे सब्जेक्टिव की भी दो टाइप्स हैं। ठीक है, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बाई पर्पस कितनी तरह का, स्टैंडर्डाइज हो सकता है, नॉन स्टैंडर्डाइज हो सकता है। इनको भी हम आगे जाके देखेंगे। ये नॉर्म रेफरेंस होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस होगा। रिटन टेस्ट, जब आप ऐसा टेस्ट बनाएं जिसमें बच्चों को भी जवाब लिख के देना होता है, वो रिटन होगा। जब बच्चों को ज़बानी आपको जवाब देंगे, वो ओरल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेस्ड, इसमें जो है बच्चों को परफॉर्मेंस देनी होगी। तो इसको थोड़ी देर पहले हमने क्या नाम दिया, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टेस्ट को, शाबाश, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट क्या होता है, ऑथेंटिक असेसमेंट। शाबाश, आपके लिए तो वेल डन है, और बाकी सबको जो है ना मेरा 21 तोपों की सलामी है। जिनको या तो वो लेक्चर में है सुन नहीं रहे, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ऑथेंटिक असेसमेंट, ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक असेसमेंट। उसमें मैंने आपको कहा कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है उसको हम ऑथेंटिक कहते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है, अगर थोड़ा तवज्जो फरमा लेते हैं आप लोग, दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑथेंटिक असेसमेंट। जो परफॉर्मेंस बेस्ड होगी ऑथेंटिक होगी। कंप्यूटर अडॉप्टिव टेस्टिंग, CAT, तो कंप्यूटर अडॉप्टिव टेस्टिंग में हम ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन करते हैं। आजकल आप में से शायद किसी के एक्सपीरियंस हुआ हो, मे भी ना हुआ हो, तो जितने भी LMS के कोर्सेज़ हैं, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ डिस्टेंस प्रोग्राम चला रही हैं, तो उन सब में जो क्वेश्चन है ना MCQs बेस्ड आजकल नहीं होते। ज़्यादातर जो है LMS के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जो सवालात होते हैं ना ऑब्जेक्टिव, वो ड्रैग एंड ड्रॉप है। ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई होगी, नीचे जो है एक बॉक्स खाली होगा, और उसके नीचे 4 बॉक्सेस फील्ड हैं। तो जो करेक्ट बॉक्स है उसको आपने माउस के साथ मोबाइल के जो है उसमें फिंगर टैप करके उसको आपने पकड़ना है, और जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें जाके आपने पेस्ट करना है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट होते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। ठीक है, असेसमेंट बाय मेथड की हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, वो तमाम तरह के टेस्ट जिनमें जो सवाल है, जो आप सवाल शामिल कर रहे हैं, उनमें हर सवाल का सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर अवेलेबल होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कहते हैं। और सब्जेक्टिव असेसमेंट कौन सी होती है, ऐसे टेस्ट जिसके अंदर, या ऐसा क्वेश्चन जिसका एक से ज़्यादा, जिसके जवाब मौजूद हों, या हम एक से ज़्यादा डिफरेंट वे में उनके जवाब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि जोन ऑफ एजुकेशन के राइटर का नाम क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम क्या है। आप कहते हैं जी मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम इमरान खान है, तो ये जवाब गलत है आपका। इसका दुरुस्त जवाब है अनवारुल हक काकड़। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ
पाकिस्तान के मौजूदा वफाकी वज़ीर तालीम का नाम क्या है, अब उसका एक सिंगल नेम है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नाम आप लेंगे ये गलत हो जाएगा। सब्जेक्टिव साइड पे आ जाएं, पाकिस्तान की मौजूदा तालीमी जो बहरान है उसकी वजूहात क्या हैं। तो तालीमी बहरान की वजूहात, अब आप इस वक्त क्लास में 60 लोग मौजूद हैं तो हर एक अपना अपना एक जो है 1-2 लाइन में 10 लाइन में जवाब लिख के देता है। एन मुमकिन है कि 60 के 60 जवाब ठीक हो, तो ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। यानी जब आप सिंगल आंसर करें किसी ऐसा सवाल जिसका सिंगल करेक्ट आंसर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। जैसे एमसीक्यूज में हम सिंगल करेक्ट आंसर पर टिक करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में हम सिंगल आंसर लिखते हैं, ट्रू फॉल्स में हम उसका सिंगल यस नो करते हैं, कॉलम मैचिंग में हम ऐसे करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप में हम ऐसे करते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये सारे टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। दूसरी साइड पे सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा जी सर। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स भी हम डिफरेंटली कर शॉर्ट सकते हैं आंसर ना क्वेश्चन ऐसे क्यूज जो है ना वो ऐसे क्यूज ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सब्जेक्टिव में नहीं आते। अच्छा, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में हम कह रहे हैं क्या हमारे पास हम क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं या एक ही आंसर को डिफरेंट वे में आंसर कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट वे में आंसर कर सकते हैं, ये सब्जेक्टिव होता है। अब इन दोनों के लिए एक और टर्म यूज़ होती है, एक होती है डाइवर्जेंट और एक होती है कन्वर्जेंट। कोई मुझे बता सकता है कि कौन से कन्वर्जेंट होंगे, कौन से डाइवर्जेंट होंगे? फिज़िक्स का कोई है G11 से, तो वो फिज़िक्स के रूल्स को अप्लाई करे और बताए कि डाइवर्ज होना और कन्वर्ज होना कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा सब्जेक्टिव। शाबाश जी। किसी को ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंट होगा, हाँ, और जो सब्जेक्टिव है वो डाइवर्जेंट होगा। यस, ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्ज करना, सिंगल पॉइंट पे फोकस करना, ये लफ्जी मतलब होता है कन्वर्जेंट का, ठीक है। डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है, फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। तो क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं टेस्ट या क्वेश्चंस वो कन्वर्जेंट होते हैं, क्योंकि उनको जैसे लाइट रेज हम कहते हैं ना, रोशनी की शुआएं एक नुक्ते पे मरकूज हो रही हैं तो ये कन्वर्ज हो रही। तो इसी तरह अगर वो स्प्रेड हो रही है तो डाइवर्ज हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव को हम कन्वर्जेंट कहते हैं, सब्जेक्टिव को हम डाइवर्जेंट कहते हैं। अब पहले ऑब्जेक्टिव की फर्दर टाइप्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की दो टाइप्स होती हैं। अपने माइक ऑफ करें। सप्लाई टाइप एंड सिलेक्शन टाइप। जैसे हमने कहा टाइप ऑफ टेस्ट दो तरह के होते हैं, बाय मेथड एंड बाय पर्पस। फिर हमने बाय मेथड को जब बात की हमने कहा ये भी दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब फिर हम जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो अगेन हम कह रहे हैं कि ये भी दो टाइप्स के होते हैं, सप्लाई एंड सिलेक्शन टाइप। अब सप्लाई टाइप से क्या मुराद है? सप्लाई से मुराद ये है प्रोवाइड करना, लिखना, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर ओन आंसर्स। अब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो उसमें बच्चे को क्या करना होता है? जवाब लिखना होता है। जवाब खुद से, कोई वर्ड, कोई हिंसा, कोई डेट वगैरह जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स में। इसी तरह ऐसे क्यूज में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी उसने वन लाइन में, एक लाइन में, दो लाइन में अपना जवाब लिखना होता है, ठीक है। तो ये सप्लाई टाइप होंगे। सिलेक्शन टाइप, अब इसमें ट्रू फॉल्स हैं, MCQs हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप हैं, ठीक है, कॉलम मैचिंग है। ये चार जो है सिलेक्शन टाइप के एग्जांपल है। अब इसमें बच्चे ने जवाब लिखना नहीं होता बल्कि क्या करना होता है? चूज़ करना होता है, ऑप्ट करना होता है, चाहे वो MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, कॉलम हैं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो जो खाली जगह होती है ना, ब्लैंक स्पेस होती है इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में, उसको क्लोज कहा जाता है, CLOZE, क्लोज। मिसिंग पार्ट, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है क्लोज का मिसिंग पार्ट, ठीक है। क्लोज मीन मिसिंग पार्ट, यानी खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में। अच्छा, सिलेक्शन टाइप में हमने बात कर ली। इसको जो MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, कॉलम मैचिंग है। MCQ जो ट्रू फॉल्स है ना, इनको हम येस नो, राइट रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। दुरुस्त गलत यानी ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट, येस नो। अब अगर येस नो या राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, इनको जो है हम पोलर क्वेश्चन भी कहते हैं। पोलर फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहा जाता है दो अपोजिट एंड्स को, ठीक है, एक प्लस है तो एक माइनस है, एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक है।
तो येस या नो जो है, चूँकि एक एक्सट्रीम एंड है येस वाली ट्रू वाली और दूसरी एक्सट्रीम एंड है फॉल्स वाली, तो येस नो क्वेश्चंस को हम जो ट्रू फॉल्स हैं, राइट रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट, इनको पोलर क्वेश्चन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, पोलर क्वेश्चंस भी कहते हैं। और वो क्वेश्चंस जो हम किसी दूसरे से कंफर्मेशन के लिए कहते हैं। अब जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया, सर ये ऐसे क्यूज हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे, आई सर यस ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो ये कंफर्मेशन क्वेश्चन होते हैं जब हमें किसी चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया होता है, बट हम क्या करना चाह रहे होते हैं, हम उसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है टैग क्वेश्चन, इनको कहा जाता है। अच्छा, अब जो है ना, अब आप मुझे ये बताएंगे, चले बल्कि सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। अब सब्जेक्टिव में हमने कहा कि एक से ज़्यादा वे में आंसर करते हैं हम, ठीक है, ये डाइवर्जेंट होते हैं। अब इनकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव की दो टाइप्स हैं, सप्लाई एंड सिलेक्शन टाइप, तो सब्जेक्टिव की भी दो टाइप्स हैं, एक है ओपन एंडेड, दूसरी है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या क्या करते हैं, एग्जामिनर आपको कहते हैं कि आप फ्री टू राइट हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी से जवाब को, आइडियाज़ को कलेक्ट करें, सेलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें, तरतीब दें और फिर आप लिखें। तो ये जो है अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इन दोनों की डेफिनेशन अक्सर पेपर में आती है, अक्सर। ठीक है, अब देखें ओपन एंडेड जो है ना, उसमें हम फ्री टू राइट होते हैं, हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती, वर्ड्स की लिमिट नहीं होती, हम या आगे जो है जवाब में कोई स्पेसिफिक एरिया जो है वो डिफाइन नहीं किया जाता होता। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वार 1 की जो है वजूहात लिखें, अब आप इसमें फ्री टू राइट है, जहाँ से मर्जी आप डाटा कलेक्ट करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ करें इसी को मैं कहूँ कि वर्ल्ड वार 1 में टर्की का जो रोल है, उसके ऊपर जो है वो 50 वर्ड्स लिखें। ठीक है, अब ये देखें कि सवाल वही था, बट इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है वर्ड्स की भी और एरिया की भी। वर्ल्ड वार 1 में जो है वो टर्की का रोल, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी है, ये भी सब्जेक्ट है बट लिमिटेड है, इसमें लिमिट्स हैं कि 50 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। तो सब्जेक्टिव जो है ना, ये दो तरह के होते हैं। ओपन एंडेड, इसको कंस्ट्रक्टिव या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, ये तीनों इसके नेम्स हैं। अब यानी CRQs, तो ये CRQs ओपन एंडेड, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, वो सवाल होते हैं जिसमें हमें डिटेल आंसर देना होता है। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ पेपर में पूछी जा चुकी है। एबिलिटी टू सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड इवेलुएट आइडियाज़ ओपनली, तो ये ओपन एंडेड होगा। ठीक है, अलाउ समवन टू गिव फ्री फॉर्म आंसर रिस्पॉन्स इन ओन वर्ड्स। दूसरा है क्लोज एंडेड या रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, नीड शॉर्ट डिटेल आंसर, लिमिट्स आर प्लेस्ड ऑन आंसर टू बी गिवन, कंटेंट आर लिमिटेड, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, दीज आर सब्जेक्टिव बट नॉट ऐसे टाइप्स। तो इस यानी ये ओपन एंडेड ऐसे टाइप होते हैं, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी हम सिंपली हम जो है ना सब्जेक्टिव को भी ऐसे टाइप कहते हैं, बट अगर हम वेरी स्पेसिफिकली बात करें तो क्लोज एंडेड इस ऐसे टाइप में नहीं आते, ये होते सब्जेक्टिव है। यानी बात समझाने का मकसद ये है कि अगर पेपर में सवाल आ जाए ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो आप जो है सब्जेक्टिव की एग्जांपल इसको ले सकते हैं, या फिर ओपन एंडेड की, लेकिन आप इसको क्लोज एंडेड नहीं कह सकते ऐसे टाइप को, क्योंकि इसमें हम लिमिट लगा रहे होते हैं। अब इन दोनों के फीचर्स देखते हैं। वो सवाल मैं आपसे करूंगा, लिखा हुआ यहाँ पे आपसे करूंगा, आपने सोच के जवाब देना है। कौन सा टेस्ट इजी टू स्कोर होगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? शाबाश, ऑब्जेक्टिव। कौन सा डिफिकल्ट होगा, सब्जेक्टिव। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि किस टेस्ट के अंदर एग्जामिनर की बाइसनेस, यानी किसी बच्चे को कम नंबर देना, अपनी मर्जी से किसी को ज़्यादा देना, ये इन्वॉल्व हो सकती है, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव में। MCQs का ठीक है, तो उस्ताद की जुर्रत ही नहीं है गलत करे। अच्छा, कौन सा टेस्ट जो है वो कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को मुहैया करता है, यानी उसके अंदर जो है हम कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स बच्चे की मुहैया कर सकते हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? अब पहले थोड़ा सा समझ लीजिए क्या कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स क्या होती हैं। बच्चा MCQs रिटर्न उसके फॉर्म में है, उसके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं, वो उसके लिए बच्चे के लिए कौन सा सवाल को जो है वो करेक्ट करना या उसमें ज़्यादा नंबर लेने के चांसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में? ये बताएं पहले। सब्जेक्टिव में ज़्यादा होता है, वो बगैर पढ़े भी जो है वो पास हो सकता है। ठीक है, गेसिंग से।
तो जबकि यहाँ पे उसको हर एक लाइन लिखनी होती है। तो ये कम्प्लेक्स लर्निंग होती है जिसमें वो खुद जो है वो अपने आइडियाज़ को कलेक्ट करता है, तरतीब देता है। अब देखें मैं एमफिल का जब मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे, आप यकीन करें कि मैं जो है ना 2 to 3 आवर्स पढ़ता था, क्योंकि एजुकेशन मेरी वो आप कह लें कि फील्ड थी। मैंने कभी जो है ना वो नहीं किया था, तैयारी नहीं की थी पेपर में, मैं टॉपर रहा अब दोनों सेमेस्टर्स में। अब देखें मैं क्या करता था, सिर्फ जो है ना वो मैं स्ट्रक्चर करता था, फ्रेमवर्क बनाता था क्वेश्चंस अपने आंसर का, ठीक है, एक प्रॉपर वे के अंदर। अब मेरे साथ वाले जो 2-2 4-4 दिन पढ़ते थे और सारी रात सोते नहीं थे, उनके मार्क्स मेरे से कम होते थे। अब इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसको स्ट्रक्चर करना, ऑर्गेनाइज करना अपनी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर। मैंने किताब लिखी हुई थी, मेरे लिए तो आसान था, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स मुहैया नहीं कर सकते, जबकि सब्जेक्टिव कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स मुहैया कर सकते हैं। अब अगर जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो हम टेस्ट में अपने सब्जेक्टिव भी शामिल करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी। तो ऐसा टेस्ट जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन शामिल है उसको हम कंबाइंड टेस्ट कहते हैं। अच्छा चलें, एक और सवाल है आप लोगों से। ये टाइप्स हमने पढ़ी हैं शॉर्ट, ये सप्लाई टाइप और सिलेक्शन टाइप। आप मुझे ये बताएं कि किस टाइप के अंदर, किस ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर जो है वो गेसिंग कम होगी, किस में ज़्यादा होगी? शाबाश। सप्लाई टाइप में कम होगी या सिलेक्शन में? गेसिंग, तुक्का लगाना। सर सप्लाई टाइप में कम होगी। यस, क्योंकि उसने आंसर लिखना होता है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं चाहे वो FAQs हैं, ठीक है। अच्छा, किस में? आप इसमें तो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली सिलेक्शन टाइप। आप आगे आ जाए थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। सिलेक्शन टाइप में सबसे ज़्यादा जो गेसिंग करेक्शन है वो किसके अंदर होगी? MCQs में, ट्रू फॉल्स में, कॉलम में? जी शाबाश, MCQs में। शाबाश, सोचें जी, दोबारा सोचें। क्या क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन है कि सिलेक्शन टाइप में हमने पढ़ा MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द MCQs, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, राइट रॉन्ग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इजी टू स्कोर जो है या इजी टू गैस बच्चे के लिए कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट होगा? शाबाश, सिलेक्शन टाइप। कॉलम मैचिंग। हम जल्दी इसमें ट्रू फॉल्स होंगे। आप देखें ट्रू फॉल्स में आपके पास चांस ऑफ सक्सेस जो है, चांस ऑफ करेक्शन वो 50% है, यानी आप राइट लगाएं तो आपके पास 50% चांस है, आप रॉन्ग लगाएं तो भी तुक्के से लगा रहे हैं तो भी 50% है। MCQs में आपके पास 25% चांस होता है, 4 स्टेट ऑप्शंस होते हैं ना, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब हम जो है ना MCQs की बात कर लेते हैं जी। सर आपने MCQ दोनों टाइप में इंक्लूड किया है, सप्लाई में नहीं, मैंने सिलेक्शन टाइप में पूछा था। स्लाइड जिसको नहीं फीलिंग स्टैम्प्स होंगे ना, MCQs नहीं होंगे जी। शो नहीं हो रही, जिसको नहीं हो रही स्लाइड शो वो एक दफ़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्लीज दोबारा क्वेश्चन करें। सर जो आपने MCQs टाइप है वो दोनों में इंक्लूड किया है, सप्लाई में भी और सिलेक्शन में। मैंने कब किया है? कि सप्लाई में मैंने कब किया? मैंने तो नहीं कहा ऐसा कुछ भी। शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये आपको गलत ही लगा है। मैंने नहीं कहा ऐसा कुछ, मैंने तो उसको सिलेक्शन टाइप में बोला, लिखा हुआ है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ उसको। अच्छा, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की। अब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में फर्दर हम जो है इसकी एग्जांपल देखने जा रहे हैं, MCQs और कॉलम मैचिंग। अब MCQs जो है ना वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मेथड है, ठीक है। क्या चीज़ ही MCQs को हम क्या कहते हैं कि सबसे वाइडली यूज जो है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है। अच्छा, अब MCQs की जो स्टेटमेंट होती है ना, यानी जो क्वेश्चन होता है उसको स्टेम बोला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम स्टेम बोलते हैं MCQs की। जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्वेश्चन करता हूँ
कि व्हेन पाकिस्तान वाज बॉर्न, पाकिस्तान कब बना। तो पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को बना। अब ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना कि पाकिस्तान कब बना, तो ये जो है हमारा स्टेम कहलाता है। अब इसके नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 11 अगस्त, नन ऑफ दीज। तो ये जो 4 जो है ना जो चॉइसेस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं या चॉइसेस हैं, इनको ऑप्शंस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस कहा जाता है। अब इन चारों में जो दुरुस्त जवाब है यानी करेक्ट ऑप्शन जो अवेलेबल होता है उसको आंसर कहा जाता है, और बाकी 3 को डिस्ट्रैक्टर हम बोलते हैं। ठीक है, बाकी तीनों को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रैक्टर बोलेंगे। अब जो स्टेम है ना वो हमेशा याद रखिएगा मीनिंगफुल होनी चाहिए, बामैनी हो, समझ आ रही हो बात क्या पूछी जा रही है। अपना माइक ऑफ करें, किसी का ऑन है। नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए एमसीक्यूज़ की स्टेम के अंदर। डिस्ट्रैक्टर, अब देखें डिस्ट्रैक्टर जो है ना वो 3 होते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। अच्छा डिस्ट्रैक्टर कौन सा होता है? जो लो अचीवर को अट्रैक्ट ज़्यादा करे, यानी जो बच्चे कम स्कोर करने वाले बच्चे हैं ना उनको लगे कि यही दुरुस्त जवाब है। ठीक है, किसी टेस्ट के अंदर जो लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको लगे कि यही दुरुस्त जवाब है, तो वो अच्छा इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर होता है। और बैड डिस्ट्रैक्टर कौन से होंगे? वो जो सबको इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ के एडवांटेजेस क्या हैं? ये मैंने कहा कि मोस्ट वाइडली यूज्ड हैं पाकिस्तान के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी एमसीक्यूज़ टेस्ट ऑब्जेक्टिव। तो ये इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, ये इजी टू स्कोर होते हैं, सिंपल एसएलओ को मेजर करते हैं, टाइम स्पेस कॉस्ट जो है ये कम कर देते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को मेजर नहीं करते, और एक बैलेंस टेस्ट बनाने के लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड। अब हम बात करते हैं कॉलम मैचिंग की। कॉलम मैचिंग में स्टूडेंट जो है एक कॉलम के अंदर कॉलम ए को कॉलम बी के साथ, या कॉलम ए और बी के जो चीज़ें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको कॉलम सी में आपस में अरेंज करते हैं, तो ये कॉलम मैचिंग इसको कहा जाता है। तो जो पहला कॉलम होता है ना जिसकी मैचेस आगे से फाइंड आउट किए जाते हैं उसको प्रेमिस कहा जाता है। ठीक है, परफेक्ट मैचिंग, कॉलम बी में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कॉलम ए के जो ऑप्शंस हैं उनमें सिर्फ एक का जवाब है। समटाइम ऐसे होता है कि जो कॉलम बी है ना तो उसमें जो एक जवाब है वो एक से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब भी हो सकता है। ऐसे भी होता था ना। अब आजकल तो ये चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं है। जब हम स्कूल लाइफ में थे तो आप लोगों को याद होगा कि कॉलम मैचिंग जो है हर एक्सरसाइज के बाद हुआ करते थे। तो उसमें अब एक सवाल का जो आगे कॉलम बी के अंदर जवाब है वो एक से ज़्यादा सवालात का भी जवाब होता था। तो एक ही जवाब के ऊपर हम 2 या 3 लाइनें भी फिक्स कर रहे होते थे। तो वो परफेक्ट मैचिंग वो होगी जिसमें सिर्फ आगे जो बी वाला है वो सिर्फ किसी एक का जवाब हो। अगर बी वाला एक से ज़्यादा का जवाब होगा तो वो इम्परफेक्ट मैचिंग होगी। सीक्वेंस मैचिंग, इसमें हमने कहा कि हमने चीज़ों को अरेंज करना होता है। कॉलम ए में 3 इंफॉर्मेशन 3 क्वेश्चन है, कॉलम बी में आगे उनके आंसर हैं। हमने क्या करना है, कॉलम सी के अंदर उनकी अरेंजमेंट करके लिख देना है आगे। ठीक है जी। मल्टीपल मैचिंग, तो जब हम 2 से ज़्यादा कॉलम एक ही वक्त में हम यूज़ कर रहे हो, जैसे पाकिस्तान जो है वो कब बना और आगे जो है फाउंडर का नेम है, तो ये 3 है। पाकिस्तान कब बना दूसरे कॉलम में डेट लिखी हुई है, तीसरे कॉलम में नेम ऑफ फाउंडर लिखा है। तो अब हम तीनों कॉलम्स को मैच करेंगे, ठीक है, लाइन के साथ, तो इसको मल्टीपल मैचिंग कहते हैं। इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वही हैं जो कि एमसीक्यूज़ के हैं। डिफ़िकल्ट टू स्कोर, आप देखें डिफ़िकल्ट टू स्कोर जो है वो ऐसे टाइप्स होते हैं, और ईजीएस्ट टू स्कोर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन PBCC, जी हमारे जो पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने जो है ये डिसाइड किया था 2019 से ऑनवर्ड कि हम जो है 2019 में इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। इन्होंने डिसाइड किया है कि जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा लूँगा, तो उसके बाद ये स्लाइड में बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। अब देखिए हम असेसमेंट बाय पर्पस पे आ जाते हैं। असेसमेंट बाय पर्पस क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब इसको समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी है। स्टैंडर्डाइज किस चीज़ को कहते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होती है? शाबाश, एनीवन प्लीज।
स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा जिसमें कोई स्टैंडर्ड रखा टेस्ट को जाएगा। छोड़ें, वैसे मुझे बताएं स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या होता है। शाबाश, कोई बता दे। किसी को नहीं पता इस बात का मतलब कि स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ क्या होती है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड क्या होती है। स्टैंडर्डाइज जो एक्सपर्ट लोग बनाते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज जो टीचर्स बनाते हैं। ठीक है, जब हम टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो आप बिल्कुल सही बता रही हैं, ऐसे ही होता है। मैं जनरल बात करता, मिसाल के तौर पर एक ब्रांड है, उस कंपनी है, उसका जो है वो जो पेंट है वो एक कंपनी, मिसाल के तौर पर गोभी पेंट्स, ये जो है वो बहुत अच्छा जो है वो एक पेंट की कंपनी है, और एक केन्स पेंट कंपनी है वो, मतलब अब देखें जिसका आपने नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, जैसे ब्राइडो पेंट्स है, अच्छी कंपनी है, प्राइमेक्स है, अच्छी कंपनी है, ठीक है, और वेल नोन कंपनीज है, और एक जो है केन्स कंपनी जिसका ना आपने कभी नाम सुना है ना मैंने। तो हम किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ब्राइडो पेंट्स की तरफ, गोभी पेंट्स की तरफ, या केन्स की तरफ? जी, ब्राइट की तरफ, जिनका नाम सुना है, जो मशहूर है, जो अच्छी हैं, ऐसे ही है ना जी, जो एक ब्रांड की हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं जब हम जैसे मिसाल के तौर पर एक सादा सी मिसाल है, आपने चाय ख़रीदनी है ना बाज़ार से, आप लिप्टन येलो लेबल का एक पैक लेते हैं 1 kg का, या सुप्रीम का लेते हैं, या किसी भी लिप्टन का, सुप्रीम का, या जो भी आप चाय पिए हैं वो आप एक लेते हैं, और एक बाज़ार में एक जगह पे एक दुकान वाला खुली चाय बेच रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज कौन सी होगी? ओबियसली जो ब्रांड की, जो प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद जो है मार्केट में आई है। इसी तरह जब एक टीचर जो है टेस्ट बनाता है और जब एक एक्सपर्ट टेस्ट बनाता है, तो उन दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। एक टीचर भी एक्सपर्ट हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है? ऐसा टेस्ट जो स्पेशलिस्ट बनाता है, जिसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंटली इवेलुएट किया जाता है कि ये ठीक है या गलत है, हर स्टेटमेंट को, हर ऑप्शन को, और वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे बोर्ड का पेपर बन के आता है, कभी ऐसे हुआ है कि बोर्ड के पेपर में आया वो क्वेश्चन जो है वहाँ पे बैठे बच्चे कह रहे होंगे सर हमने ये तो नहीं पढ़ा, तो इसको चेंज कर दें, यानी मतलब वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज नहीं होते, वही जवाब लिखना पड़ता है। जबकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं, ये टीचर अपनी क्लासरूम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फौरी तौर पर बना लेता है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। ये टेस्ट बैलेंस, वैलिड और रिलायबल होता है। बैलेंस टेस्ट उस टेस्ट को कहते हैं जिसमें जो आप देखें ना, आपके एक चैप्टर का टेस्ट आप ले रहे हैं, तो आप जो है वो क्या करते हैं, पहले 3 पेजेस से जो है वो 20 में से 15 क्वेश्चन ले लेते हैं, और अगले जो 7 पेजेस हैं उनमें से सिर्फ 3 या 4 सवाल ले रहे हैं या 5 सवाल ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर। पहले 3 पेजेस में से 15 और आखिरी 7 पेजेस में से आप जो है 7 में से सिर्फ 5 सवाल है। अब आपका टेस्ट बैलेंस नहीं रहेगा, यानी आपने जो कंटेंट है ना, सारे कंटेंट से इक्वली टेस्ट में से क्वेश्चन लेने होते हैं। ठीक है, कंटेंट और ऑब्जेक्टिव को देखते हुए। वैलिड से मुराद ये है कि आपका टेस्ट एक्यूरेट हो, रिलायबल से मुराद ये है कि आपका टेस्ट सिर्फ एक दफ़ा यूज़ ना हो, बल्कि आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहें तब भी वो यूज़ हो सके। ये नहीं होता, ये ना बैलेंस होता है, ना वैलिड होता है, ना रिलायबल होता है। ठीक है, इसका स्कोप स्टैंडर्डाइज टेस्ट का ज़्यादा होता है, इसका पर्पस जो है या स्कोप लिमिटेड होता है। स्टैंडर्डाइज एक्यूरेट होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज लेस एक्यूरेट होता है। इसमें कंटेंट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, इसमें कंटेंट स्टैंडर्डाइज नहीं होते या किसी हद तक होते हैं। ये सारे कंटेंट को, करिकुला को कवर करता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए। तो ये जो है टीचर अपनी मर्ज़ी से किसी एरिया में ज़्यादा क्वेश्चन बना लेता है, किसी से बनाता ही नहीं है। इट हैज़ स्पेसिफिक नॉर्म्स, नॉर्म से मुराद इसके रूल्स होते हैं बाकायदा टेस्ट बनाने के। ये कोई रूल्स नहीं है, इसके कोई नॉर्म्स नहीं है, अपनी मर्ज़ी से बनाया जाता है। एनालिसिस ऑफ द आइटम्स इज, आइटम से मुराद क्वेश्चन, इसमें हर सवाल को प्रॉपर इवेलुएट किया जाता है। इसमें एनालिसिस ऑफ आइटम इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये हम कहते हैं दीज आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट इवेलुएटेड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब ये जो है फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की आगे टाइप्स हैं: अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, कॉलेज एडमिशन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। ये हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जी, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस, रॉबर्ट ग्लेजर ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, एनआरटी एंड सीआरटी। एक सवाल
इन दोनों में से आपके पेपर में इंशाल्लाह ताला पूछा जाएगा। इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जांपल पूछी जा सकती है, वगैरह वगैरह। अब एक बच्चे ने, आपकी फैमिली में से किसी बच्चे ने पेपर दिया, पेपर देने के बाद बच्चा घर आ जाता है। घर आता है तो आप पूछते हैं उससे कि जी, अपने बच्चे से कि जी बेटा क्या बना, आज आपका रिज़ल्ट आना था। तो बच्चा कहता है कि मम्मा, अब्बू, बाबा, भैया, बहन, आप ही जो भी, कि मैं आज क्लास में मैंने टॉप किया। ठीक है, तो उसकी अम्मी बड़ी खुश होती है, कहते अच्छा बेटा, इसी में देर में अबू भी पहुंच जाते। वो कहते हैं बेटा ठीक है आपने टॉप किया, बट आपके मार्क्स कितने हैं? तो वो कहता है कि बाबा मेरे जो है ना 510 मार्क्स हैं 800 में से। तो वो कहता है ठीक है बेटा, आपकी जो है वो क्लास में तो आप फर्स्ट आए हैं, बट आपके मार्क्स जो है ना परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं है। अब देखें यहाँ पे दो बातें हैं। ठीक है, पहली बात में, अच्छा दूसरा सीन भी देख लेते हैं। एक बच्चा घर जाता है, वो कहता है मम्मा मैंने जो है 800 में 780 नंबर लिए हैं। तो उसकी अम्मी बड़ी खुश होती है, अबू बड़ा खुश होता है। अम्मी पूछती हैं कि ठीक है आपने 780 लिए, लेकिन क्लास में आपकी क्या पोजीशन है? वो कहते हैं मेरी 4th पोजीशन है। और मम्मी कहती हैं, अब्बा कहते हैं नहीं बेटा आपको फर्स्ट आना चाहिए था। फर्स्ट वाले के कितने हैं? वो कहते हैं 785 है, सेकंड वाले के 84 है, थर्ड वाले के 83 और मेरे 80 आए हैं। मिसाल में दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अब ये देखें कि ये दो मुख्तलिफ वे से उसकी परफॉर्मेंस को असेस किया जा रहा है। एक में रैंकिंग की जा रही है उसी के क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, और दूसरे में एक फिक्स क्राइटेरिया है परसेंटेज का, देखी जा रही है कि परसेंटेज कितनी बन रही है इसकी। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यही वाला है जिसमें हम उसकी पोजीशन को डिटरमिन कर रहे हैं कि क्लास में कहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्म रेफरेंस कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कंपैरिजन इज मेड अमंग इंडिविजुअल्स, एम्फसाइज डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स, बच्चों की आपस की रैंकिंग कर रहे होते हैं। इसमें परसेंटाइल रैंक यूज़ होता है। अब ये क्या बुला है, पहले इसको देख लें। किसी को पता है परसेंटाइल रैंक क्या होता है? सर इसमें जो स्टूडेंट फर्स्ट आता है इट्स मीन के बाकी स्टूडेंट की परसेंटेज उसके साथ जो है वो शेयर की जाती है। सर गेट के टेस्ट में लिखा होता है ये परसेंटाइल। यस यही बात मैं पूछना चाहता। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा बता दें कि उसमें क्या लिखा होता है, गेट टेस्ट में परसेंटाइल में क्या चीज लिखी होती है? शाबाश सर। वो ना उसमें मतलब जैसे अगर 100 में से मेरे 45 या 50 मार्क्स है, तो परसेंटाइल में ये लिखा होता है कि ये इतने मतलब इतने कैंडिडेट्स में इसकी जो है ना पोजीशन 40 है, 50 है, इस तरह उसमें लिखा होता है। सर गेट टेस्ट में होता है ये। यस एग्जैक्टली यही बात, यानी परसेंटाइल में हम ये कहते हैं, जैसे ये बता रही है किंजा के उनकी जो पोजीशन है ना, यानी मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो मेरा जो है ना, मेरे स्कोर है 80, तो परसेंटाइल में ये देखा जाएगा कि कितने बच्चों के स्कोर 80 से कम है, कितनों के 80 से ज़्यादा है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या थे, 20 स्टूडेंट्स थे। ये क्या थे, 20 स्टूडेंट्स हैं। ये उन्होंने जो है 20 मार्क्स का एक टेस्ट दिया जिसमें उनके ये स्कोर आए 2, 3, 4 और ऐसे 12 तक। हम ये देखना चाहते हैं कि किंजा के नंबर आए हैं 10, कितने हैं जी, किंजा के मार्क्स कितने हैं, ये किंजा यहाँ पे खड़ी हैं, ये 10। उनके 10 मार्क्स हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि किंजा का जो परसेंटाइल है वो क्या बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ बिलो एक्स, यानी किंजा से पहले जो जितने भी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं वो टोटल वैल्यूज़ लिखेंगे। अब अगर हम इनको काउंट करें तो ये 16 बनती हैं, 16 बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये 16 लिख देंगे ऊपर, नीचे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, n कितनी है, 20 है, तो 16 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाता है 80%। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 80%, ये देखें 80% स्टूडेंट्स के मार्क्स किंजा से कम हैं। ठीक है, ये होता है परसेंटाइल। अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा सोच समझ के इसको रिलेट करें नॉर्म रेफरेंस के साथ, तो हमने नॉर्म में भी यही बात हम कर रहे थे अब तक
कि इसमें बच्चे की रैंकिंग की जाती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन या रैंक करते हैं हम। तो दीज आर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजन, इंफॉर्मेशन ऑन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। इससे हम ये वैलिडिटी रिलायबिलिटी हम देखेंगे कि हम जो है ये जो बच्चे की परफॉर्मेंस है या टेस्ट की वैलिडिटी रिलायबिलिटी के अबाउट भी ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं ये टेस्ट, ठीक है। अब देखें ना, अब ये आपने एक टेस्ट बनाया ना, तो सारे के सारे बच्चों के एक जैसे मार्क्स आ गए। इसका मतलब ये है कि आपका टेस्ट जो है ना वो कोई स्टैंडर्डाइज नहीं बना, ठीक है। इन सारे बच्चे एक जैसे, क्योंकि आपकी क्लास में मुमकिन ही नहीं है कि सारे बच्चे ए ग्रेड ले सकें, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होता है। ये मुमकिन नहीं है कि सारे के सारे बच्चों की परफॉर्मेंस सिमिलर हो। दुनिया में कहीं चले जाएं आप, ये बात नामुमकिन है, ठीक है। एक ही घर में एक ही उसमें माँ की कोख से जन्म देने वाले दो बच्चे, इवन जुड़वा बच्चे, उनका भी लेवल डिफरेंट हो सकता है, ठीक हो गया जी। बाकी चीज़ें इन्वायरमेंटल, रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, क्लाइमेट, कल्चर, वो तो बात की बातें हैं। तो इसलिए हम यानी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से क्या मुराद है यहाँ पे, क्यों इसका मतलब ये है कि अगर सारे बच्चे एक जैसा स्कोर दे रहे हैं ना, तो वो तो बात फिर इसका मतलब ये है कि या तो वहाँ पे बाइसनेस हुई है, एग्जामिनर ने पहले पेपर लीक कर दिया है, या फिर प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, या टेस्ट ही इतना फजूल था। तो वैलिडिटी कहते हैं एक्यूरेसी को, रिलायबिलिटी कहते हैं कंसिस्टेंसी को, ठीक है। यानी एक टेस्ट आपने बनाया, एक जगह भी उसके सिमिलर रिजल्ट है, दूसरी जगह भी, तो वो रिलायबिलिटी होती है। ये बाद में हम इनको देखेंगे, एक सवाल आपका वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की डेफिनेशन से भी पूछा जाएगा। अब इसके बरक्स होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस में दो तीन चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें हमने कहा कि रैंकिंग है, परसेंटाइल। इसमें सबसे पहले हम परफॉर्मेंस को एक सेट क्राइटेरिया के साथ मैयर करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीज़न का क्राइटेरिया हम बना देते हैं, ABCD ग्रेड का बना देते हैं। हम कोई लर्निंग टास्क देते हैं, हम ये कहते हैं कि कितने बच्चे इस टास्क को कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते। बच्चों की रैंकिंग आपस में नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, कि कौन किस पोजीशन पे फार कर रहा है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन इसको परफॉर्म कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको जी, इट मेजर्स द चाइल्ड परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ क्राइटेरिया, लर्निंग टास्क और सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स। इट शोज स्किल्स दैट अ चाइल्ड हैज मास्टर्ड बाय शोइंग परफॉर्मेंस। मैयर फिक्स परफॉर्मेंस आउटकम। अब देखें फिक्स का क्या मतलब है कि हमने एक चीज़ फिक्स कर दिया है कि बच्चे जो है लॉज ऑफ मोशन जो है ना, मोशन के लॉज जो है, हरकत के कवानीन बच्चे याद करें। बच्चे जो है नमाज के फ़र्ज़, बच्चे जो है पानी के पीने की 6 सुन्नतें याद करें। अब ये जो है फिक्स परफॉर्मेंस आउटकम्स हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें ग्रुप्स में कंपैरिजन किया जाता है। ग्रुप्स में कंपैरिजन से क्या मुराद है, हम कहते हैं कितने A ग्रेड है, कितने B है, कितनी C है, या कितने पास है, कितने फेल है। अब इसमें देखें ना, कंपैरिजन इज मेड अमंग ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में कंपैरिजन इसमें हम कर रहे होते हैं। इसमें परसेंटेज रैंक यूज़ होती है, ठीक है, परसेंटेज का आपको पता ही होगा। emphasize performance of individuals on specific behavioral or instructional objectives. Specific behavioral instructional objectives कल के लेक्चर का पार्ट है हमारा, ये वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल इतना जान लेंगे, जो चेंज इन बिहेवियर होता है ना, यानी मिसाल के तौर पर आपने क्लास में सच के फ़वाइद बताए, तो बच्चों ने वो सारी कुरानी आयात, हदीस मुबारक, वाक़यात याद कर लिए, वो लिख के भी दे सकते हैं, लेकिन अभी तक वैसे ही झूठ बोलते हैं वो घर जाके, और आपके साथ भी झूठ ही बोल रहे हैं। इसका मतलब आपके ऑब्जेक्टिव अचीव, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव से मुराद ये होता है कि बच्चे के बिहेवियर में क्या तब्दीली आई है पढ़ने के बाद। और इंस्ट्रक्शनल या स्पेसिफिक से मुराद ये है कि जो आपने पढ़ाया क्या बच्चे ने वो याद कर लिया कि नहीं किया, ठीक है। इट टेल्स आइदर अ स्टूडेंट रिक्वायर मोर और लेस वर्क ऑन अ टास्क। आप देखें बच्चा नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है। एक बच्चा फेल हो जाता है, C या D ग्रेड ले लेता है, तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे को मेहनत की ज़रूरत है। ये क्राइटेरियन रेफरेंस है। अब उसके बाद स्टेप्स फॉर टेस्ट कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है। डिटरमिन द टाइप्स ऑफ पर्पज़ ऑफ टेस्ट। टेस्ट का पर्पज़ आप क्यों लेना चाहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करने हैं, डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, क्या करें। आइडेंटिफाई लर्निंग आउटकम्स टू बी मेजर्ड। लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से हैं आपके, फिर वो लर्निंग आउटकम आपके स्पेसिफिक हैं या ऑब्जर्वेबल हैं, अभी मैंने बताया इन दोनों का डिफरेंस। फिर आप अपने टॉपिक्स की आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, कि ये टॉपिक्स आपके टेस्ट में शामिल हैं, इनसे आपने टेस्ट बनाना है। फिर आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या टेस्ट ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ये चीज़ ये कल हम पढ़ेंगे, ये आप बनाते हैं।
और उसके बाद फिर जो है आप टेस्ट बना लेते हैं। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं। आज के टॉपिक में कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी प्लीज़।